और इसमें हमने जो सबसे पहले गेस्ट अपने बुलाए हैं वो है मोहम्मद ताबिश। और मोहम्मद ताबिश बेसिकली बीजिंग यूनिवर्सिटी ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी से मास्टर्स अभी इन्होंने कंप्लीट किया है और पीएचडी इनको ये अप्लाई कर रहे थे। तो अब बेसिकली ये डॉक्टर ताबिश हैं, सिंपल ताबिश नहीं है। तो हम ताबिश की सही तरफ चलते हैं, आज के लिए बीजिंग में ही है। तो ताबिश कैसी हालात हैं आपके, कैसी है तबीयत सेहत? ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र जैन भाई। थैंक यू फॉर हैविंग मी हेयर। Thank you. It's our pleasure to have you here, and thank you so much for making some time for us. ताबिश, आप ये बताएं, आजकल आप बीजिंग में हैं और कोरोना की सिचुएशन चल रही है। तो ये कोरोना की सिचुएशन कब स्टार्ट हुई थी बीजिंग जी में? जी, जैन भाई, जो कोरोना की सिचुएशन है, ऑलमोस्ट इसको तकरीबन 2 माह हो गए हैं। यहाँ पे प्रॉपर लॉकडाउन चल रहा है, तो लॉकडाउन सिचुएशन है। हमारे पास यूनिवर्सिटीज प्रॉपर सील हैं पड़ी, ना कोई यहाँ से बाहर आउट कर सकता है, ना ही कोई, इवन प्रोफेसर भी नहीं इन आउट कर सकते। जो टीचर्स इनसाइड थे वो इनसाइड हैं पड़े, और जो आउटसाइड थे वो आउटसाइड रह रहे हैं, जिसकी वजह से हमारे यहाँ पे जो ग्रेजुएशन डिफेंस थे वो भी ऑनलाइन सिस्टम के थ्रू हुए हैं, और ये सिचुएशन यहाँ पे थोड़ी सी क्रिटिकल है। से इसका मतलब आप इस वक्त भी अपने रूम में बैठे हैं और आप अपने हॉस्टल से इस वक्त बाहर नहीं निकल सकते? हाँ जी, यूनिवर्सिटी के एरिया में तो हम जा सकते हैं, जैसा कि हम अपनी लैब्स तक जा सकते हैं या अपने कॉलेजेस तक जा सकते हैं, कि जैसा कि हम यूनिवर्सिटी सराउंडिंग के अंदर रहते हैं, तो इस लिहाज से हम यूनिवर्सिटी के अंदर तो चल फिर सकते हैं, जैसे कैंटीन्स वगैरह पे भी जा सकते हैं, लेकिन हम यूनिवर्सिटी से बाहर नहीं जा सकते। इन फॉर सही। द केस ऑफ इमरजेंसी भी हम जो है वो बाहर नहीं जा सकते। सही, तो फिर आप अपने ये खाने पीने का जो ग्रोसरी वगैरह इसका इंतजाम कैसे करते हैं? पहले तो हम इस तरह से करते थे कि हम बाहर से मंगवा लेते थे, ऑनलाइन ऑर्डर्स वगैरह कर लिया, या फिर यहाँ पे ऑनलाइन डिलीवरी सिस्टम था, उसके थ्रू कुछ चीज़ें आ जाती थी। लेकिन जब कोरोना स्वेयर हुआ उसके बाद से इन्होंने ऑनलाइन डिलीवरीज पे भी पाबंदी लगा दी, तो जिसकी वजह से हमें अपनी सेल्फ कुकिंग से हमें कैंटीन्स की तरफ मूव करना पड़ा, और अब हम कैंटीन्स पर ज़्यादातर जो है वो खाना खाते हैं। अच्छा ताबिश, ये बताइएगा कोरोना सिचुएशन बेसिकली स्टार्ट कब हुई थी? 2 साल पहले में या तकरीबन 2019 के दिसंबर में स्टार्ट हुई थी, या ऐसे ही है? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। 2019 दिसंबर से स्टार्ट हुई, उसके बाद ये कंटिन्यू रही टिल अगस्त 2021, और उसके बाद से इन्होंने आहिस्ता-आहिस्ता से ओपन करना शुरू किया सिस्टम। उसके बाद चाइनीज़ स्टूडेंट्स को इन्होंने अलाउ किया यहाँ पे आना यूनिवर्सिटी में, और फिर हमारी यहाँ पे लैब्स वगैरह कंटिन्यू हुई। उसके बाद हमारा जैसे ही अब ग्रेजुएशन पीरियड्स होने लगा था, तो दोबारा से कोविड स्वेयर हुआ, जैसा कि शंघाई में हुए। जी हाँ, हम यहाँ पे दिसंबर 2019 से ये स्टार्ट हुआ था, तो इन्होंने हमें लॉकडाउन में इन्होंने हमें बाहर आना जाना खत्म कर दिया था, कैंसिल कर दिया था, जिसकी वजह से हम तकरीबन कोई 8 से 9 मंथ यूनिवर्सिटी के अंदर ही रहे और बाहर नहीं जा सकते थे। अगस्त 2020 से इन्होंने चाइनीज स्टूडेंट को दोबारा से अलाउ किया, और सितंबर से रेगुलर सेशन स्टार्ट हुआ, जो कि मार्च 2022 तक तो चला है। उसके दौरान स्टूडेंट्स वेकेशंस के दौरान आए हैं और गए हैं, कुछ मतलब कि हालात नॉर्मल चलते रहे हैं। अब मार्च के बाद से अब तक जून तक ये थोड़ी कंडीशन जो है वो क्रिटिकल हो गई है, उसके इस दौरान से हम दोबारा से ना बाहर आ सकते हैं ना जा सकते हैं। सही ताबिश, यानी कि ये कोरोना के हालात अभी जो है काफ़ी सीवियर चल रहे हैं बीजिंग के अंदर। तो आपको क्या हाँ लगता है जी। कि इनका क्या लाहे अमल हो सकता है? क्या आप एक्सपेक्ट करते हैं कि इस सितंबर में बॉर्डर्स ओपन होंगे? जैसा कि यहाँ पे हुआ, दरअसल इस तरह से था कि पहले आउटब्रेक हुआ शियान में, उसके बाद इन्होंने शियान को रिकवर किया आहिस्ता आहिस्ता। प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे लोगों की, जहाँ पे कोविड आउटब्रेक होता है वहाँ पे फिर इम्यूनिटी बिल्डअप हो जाती है। आहिस्ता आहिस्ता से ये ओपन करने की तरफ जा तो रहे हैं, लेकिन जैसा कि शियान में सबसे पहले हुआ था, उसके बाद शंघाई में हुआ, फिर जिलन में हुआ, उसके बाद यहाँ पे बीजिंग में हुआ। अभी कुछ नॉर्थ चाइना साइड पे इस तरह का आउटब्रेक चल रहा है। तो जैसे जैसे ये आहिस्ता आहिस्ता से ओपन कर रहे हैं और लोगों की इम्यूनिटी बिल्डअप हो रही है, उस लिहाज से ये ओपन करते जा रहे हैं। और जैसा कि
ये ओपन कर रहे हैं विद इन अ मंथ, 2 months, सिटी बाय सिटी। वी आर रियली होप सो दैट दे विल ओपन इन सितंबर। तो मतलब ऐसा हमें लगता है कि गुड न्यूज़ आ सकती है। मैं वैसे ट्विटर भी फॉलो हाँ जी, करता हूँ। ये उम्मीद की जा सकती है। ये तो आपने बड़ी अच्छी हमारे जो है मोस्टली स्टूडेंट्स हैं उनके लिए काफ़ी अच्छी आपने न्यूज़ बताई है। तो इस वक्त आप अभी भी लॉकडाउन की सिचुएशन में है बीजिंग के अंदर, क्या मैं सही कह रहा हूँ? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। अच्छा। अच्छा, ये तो हो गई थी कोरोना की थोड़ी सी बात, कोरोना की थोड़ी सी अपडेट भी हमें मिल गई और थोड़ा सा हमें गुड न्यूज़ भी मिल गई कि शायद के पॉसिबल है कि सितंबर के अंदर बॉर्डर्स आहिस्ता आहिस्ता ओपन होना शुरू हो जाए। अच्छा, अब हाँ हम जी। आते हैं यहाँ की चाइनीज़ की स्टडीज़ की तरफ। तो आपने यहाँ की यूनिवर्सिटीज़ का म्यार कैसा पाया? यहाँ का म्यार बहुत बेहतरीन है, यहाँ पे रिसर्च फैसिलिटीज़ बहुत उम्दा हैं, बड़ी हर तरह की ये हमें कोऑपरेट किया जाता है, तमाम मटेरियल्स प्रोवाइड की जाती हैं, टेस्टिंग सिस्टम्स बहुत अपडेटेड हैं बड़े। जैसा कि यहाँ पे हम एससीएम मशीन्स हैं या डिफरेंट हमारी कैरेक्टराइजेशन मशीन्स हैं, उसको हम अवेल कर सकते हैं, डिफरेंट फैसिलिटीज़ हैं। जबकि एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान, हमें ये फैसिलिटीज़ वाफिर जो हैं बड़ी अवेलेबल नहीं होती और बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हैं। तो यहाँ पर बिल ये मैंने डिफरेंस फील किया है। और यहाँ पे क्वालिटी ऑफ एजुकेशन जो है बड़ी वो अच्छी है, यहाँ पे प्रोफेसर जो हैं बड़े वो पब्लिकेशंस की तरफ और रिसर्च की तरफ फोकस करते हैं। जी, बिल्कुल ताबिश आप ठीक कह रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर बेसिकली हमारा मुख्तलिफ जो टेस्टिंग इक्विपमेंट्स हैं उनको ईज़ी एक्सेस नहीं है हमारे पास। तो ये बात तो आपने बिल्कुल ठीक कही है हाँ और जी। चाइना में ये बिल्कुल बहुत ज़्यादा इजीली एक्सेसिबल है, तो बहुत आसानी से हम रिसर्च कर सकते हैं। तो थोड़ा सा आप एलेबोरेट करेंगे कि आपको मटेरियल्स वगैरह या किसी और जो इस तरह के लैब के अंदर जो फैसिलिटीज़ चाहिए, तो उन वो आपको उनके मटेरियल्स की अवेलेबिलिटी आसानी से हो जाती है या उसके लिए काफ़ी अर्सा आपको वेट करना? यहाँ पे थोड़ा-सा ये इश्यू होता है कि हमें जैसा कि कोई सॉल्ट वगैरह चाहिए, केमिकल वगैरह, तो उसके लिए हमें चाइनीज़ से राब्ता करना पड़ता है। चाइनीज़ लैब में से जो हमारी हेल्प कर सकें। क्योंकि ये सारा सिस्टम इनका यहाँ पे चाइनीज़ में होता है, तो हमें उसके ऑर्डर वगैरह करने के लिए और उसकी पेमेंट करने के लिए, क्योंकि हम पहले ऑर्डर करते हैं, उसके बाद उसकी रिइंबर्समेंट वगैरह का सिस्टम होता है। तो इस लिहाज से हमें थोड़ा-सा वेट करना पड़ता है और चाइनीज़ से कहना पड़ता है। लेकिन अगर मटेरियल अवेलेबल है लैब में और वहाँ पर आप यूज़ कर सकते हैं, तो आपको इस तरह की कोई परेशानी नहीं होती कि आप उसको कितना यूज़ करना है और कितना नहीं। मतलब कि आप इज़िली उसको यूटिलाइज़ कर सकते हैं। सही ताबिश, ये बहुत अच्छी बात आपने बताई कि मतलब इजीली एक्सेसिबल हमारे पास मटेरियल है, लेकिन हमें सिर्फ और सिर्फ चाइनीज़ स्टूडेंट्स की हेल्प लेनी पड़ती है क्योंकि सिस्टम सारा चाइनीज़ लैंग्वेज में होता है। अच्छा, ताबिश मैं हाँ आपसे जी। एक नेक्स्ट सवाल में की तरफ आता हूँ कि यहाँ बेसिकली चाइना में ये जो आपके पास इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस वगैरह होती हैं, तो इनमें प्रोफेसर्स आपकी किस तरह हेल्प करते हैं? कोई वो पार्टिसिपेशन करवाते हैं, कोई हेल्प करते हैं या आपको अपनी ही मदद आपके तहत ही सारा कुछ करना पड़ता है? जैसा कि पहले कोविड से पहले तो यहाँ पर हमारे पास कॉन्फ्रेंसेस जो थी वो लाइव सेशंस होते थे और कॉन्फ्रेंसेस यूनिवर्सिटीज़ की तरफ से ऑर्गेनाइज की जाती थी। लेकिन अब जब से कोविड आया है उसकी वजह से कॉन्फ्रेंसेस मोस्टली ऑनलाइन होती हैं। तो इस तरफ जो है वो प्रोफेसर्स का ज़्यादा रुझान अब नहीं रहा, क्योंकि प्रोफेसर ऑनलाइन मीटिंग इसको एज़ अ ऑनलाइन मीटिंग कंसीडर करते हैं। वैसे तो वो हमें जॉइन करवाते हैं लेकिन एज़ अ लिसनर, नॉट एज़ अ स्पीकर। सो ये थोड़ा-सा है बड़ा, लेकिन ऑनलाइन हमें जो है इसका हमें बस वो लिंक प्रोवाइड कर देते हैं, लेकिन वो इतनी पाबंदी से हमें नहीं कहते। सही, यानी कि कोविड की वजह से ये जो हमारी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस की पार्टिसिपेशन है, ये भी मुतासिर हुई है। नो हाँ जी, डाउट आप ज़ाहिर बात है बाहर नहीं जा सकते, तो आप वहाँ पार्टिसिपेट भी नहीं कर सकते। आगे हाँ जी, चलते हैं, तो ताबिश हम आते हैं थोड़ी-सी बीजिंग की लाइफ़ की तरफ। तो आप अगर कंपेयर हाँ जी। करें कोविड से हटकर, कोविड से पहले भी आप बेसिकली वहीं थे। हम कोविड के सिनेरियो को जी, अगर हम जी। सब्ट्रैक्ट कर दें, तो आप कैसे देखते हैं बीजिंग की लाइफ़ को? बीजिंग की लाइफ़ थोड़ी-सी मैं ये कहूँगा कि यहाँ पर फ़ास्ट है, लेकिन यहाँ पे एनवायरनमेंट अच्छा है और पॉल्यूशन इतना नहीं है। यहाँ पे ट्रैफ़िक सिस्टम अच्छा है और ओवरऑल जैसे कह लें एक डेवलप्ड सिटी है।
जिसकी वजह से काफ़ी जो है लोग एंजॉय करते हैं। उसके अलावा यहाँ पर लाइक फैसिनेटिंग सिटी है। अच्छा ताबिश, ये जो हमारा एक पर्सपेक्टिव बना हुआ है कि चाइना जो है वो इतना मतलब चाइनीज चीज जो है वो ज्यादा नहीं चलती, और इस तरह की उस पे ना चाइना का एक पर्सपेक्टिव एक नेगेटिव सा बना हुआ है कि भाई वो इतना ज्यादा उसकी डिग्री भी वैल्यू नहीं रखती। तो इस नहीं सिनेरियो में ज़्यादा। आप क्या जी, जी। कहेंगे कि क्या ये पर्सपेक्टिव पाकिस्तानियों का ठीक है कि नहीं है? ये पर्सपेक्टिव इस लिहाज से भी है कि जैसे जितना गुड़ डालें उतना मीठा होता है। तो आप भी यहाँ पर चाइना के अंदर अगर हम देखें, अगर चाइना तरक्की कर रहा है और वो अपनी सब चीज़ें अपनी ही इस्तेमाल करता है बनी हुई, अगर इस तरह की चीज़ें अगर चाइना अगर इस्तेमाल करे तो फिर हर चीज़ जो है वो बेकार हो जाए। लेकिन यहाँ पर हर चीज़ जो है ये लोग खुद से भी इस्तेमाल कर रहे हैं, और क्योंकि यहाँ पर हर तरह की क्वालिटी की चीज़ अवेलेबल है। और जैसा कि चाइना रिसर्च फील्ड में प्रोग्रेस कर रहा है, यहाँ पर फोकस करता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट में, तो यहाँ पर काफ़ी सारी इस तरह की चीज़ें जो हैं बड़ी वो डेवलप की जा रही हैं जो हाई क्वालिटी की भी हैं। द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इज़ आल्सो बेटर इन चाइना। मैं ये कहूँगा जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। ये बहुत अच्छी बात आपने बताई। बिल्कुल ऐसा ही है कि जहाँ जितने आप गुड़ डालोगे उतना ही मीठा होगा, यानी कि आप सस्ती चीज़ लोगे तो जाहिर बात है वो थोड़ी हल्की होगी। अगर हाँ आप जी, किसी महंगी चीज़ हाँ जी, लोगे तो जाहिर बात है उसकी क्वालिटी भी अच्छी होगी। अब अच्छी हम होगी। थोड़ा सा आते हैं स्कॉलरशिप्स की तरफ। तो जब आपने यहाँ हाँ जी। स्कॉलरशिप्स आप अप्लाई कर रहे हैं, तो किस तरह के स्कॉलरशिप चाइना में अवेलेबल है जो कि स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं? मोस्टली चाइना में जो फेमस हैं बड़े वो दो तरह की स्कॉलरशिप्स हैं, जैसा कि चाइनीज गवर्नमेंट स्कॉलरशिप है और दूसरा है ANSO स्कॉलरशिप। तो दो तरह की स्कॉलरशिप अवेलेबल हैं जो स्टूडेंट्स इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो इन दोनों के बेनिफिट्स क्या हैं? आप क्या सुजेस्ट करेंगे? लोग ज़्यादातर आंसू अच्छा है या सीएससी अच्छा है? दोनों अलग यूनिवर्सिटीज़ के लिए हैं, बट दरअसल जैसा कि हमारे पास CSC वो है, वो डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में अवेलेबल है, लेकिन ANSO सर्टेन इंस्टीट्यूट्स में अवेलेबल है, जैसा कि चाइना अकेडमी ऑफ साइंसेज और यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ऑफ चाइना। ये दो इंस्टीट्यूट्स कह लें जो हमें ANSO स्कॉलरशिप प्रोवाइड करते हैं। फिर इसके अंदर हमारे पास डिफरेंट स्कॉलरशिप अमाउंट है बड़ी, जिसको हम स्टाइपेंड कह सकते हैं, जो हमें मंथली लाइक पे किया जाता है। अच्छा ताबिश, क्या कहते हैं, हमारा ये आंसू का स्टाइपेंड कितना है मास्टर्स के लिए और पीएचडी के लिए, और सीएससी का स्टाइपेंड कितना है मास्टर्स और पीएचडी के लिए? सीएससी के फॉर मास्टर के लिए सीएससी और आंसू दोनों की जो अमाउंट है वो सेम है, 3000 पर मंथ। जबकि पीएचडी के लिए इसका जो है वो डिफरेंस है, जैसा कि अगर हम सीएससी बेस पे एडमिशन लेते हैं किसी यूनिवर्सिटी में तो हमें 3500 पे करते हैं, जबकि जो आंसू है पड़ा वो उसका हमें फर्स्ट ईयर 6000 देते हैं, और फॉर द सेकंड ईयर टू फोर्थ ईयर वो हमें 7000 पे करते हैं पीएचडी के केस में। जबकि मास्टर के केस में ये हमें 3000 ही मिलता है आंसू में। सही। जिस तरह कि मैंने सुना है आंसू तो आपको रिटर्न टिकट भी देता है, आपको स्पॉन्सर करता है, क्या ये बात हाँ जी, सही है? हाँ जी। इसका मुझे एज सच कोई इतना डिटेल नॉलेज नहीं है, चलें। क्योंकि मैं मेरा भी एक्सपीरियंस सीएससी पे है और सीएससी ऐसा कुछ नहीं ऑफर कर रही। सही, लेकिन आंसू चलें, मैं यहाँ ऑडियंस के लिए ऐड करता हूँ, आंसू जो है एयर टिकट भी अलाउ करता है। आंसू जो है अकोमोडेशन नहीं प्रोवाइड करता, सीएससी अकोमोडेशन हाँ आपको जी, प्रोवाइड कर देता है यूनिवर्सिटी में। हाँ जी, ये बात ठीक है। यहाँ बेसिकली बीजिंग एक महंगा सिटी है बेसिकली, क्योंकि हाँ कैपिटल जी। है। तो यहाँ कितना हमारा मंथली अखराजात आ जाते होंगे? क्या हम सीएससी के उस 3000 में अपना ये खर्चा पूरा कर सकते हैं? जैसा कि अगर हम सीएससी पे हैं और हम स्कूल रेजिडेंसी पे रह रहे हैं और हमने अपना अपार्टमेंट वगैरह रेंट पे नहीं लिया हुआ, तो उसके अंदर तो हम इजीली उसको अकोमोडेट कर जाते हैं। जैसा कि अगर हम अ, अपनी सेल्फ कुकिंग सिस्टम पे जाते हैं तो उसके अंदर हमारा मंथली 1000, मैक्सिमम अगर हम उसको एक्सपेंस करें तो 1000 1200 इतना हमारा एक्सपेंस होता है।
जबकि अगर हम कैंटीन सिस्टम की तरफ जाते हैं तो वहाँ पर हमारा कुछ ज़्यादा हो जाता है, जैसा कह लें 1700 1800 समथिंग। तो जबकि अगर हम अगर रेंट कर लेते हैं बाहर, तो उसके अंदर हमें रेंट ही इतना ज़्यादा पे करना पड़ता है। यहाँ पर जो अपार्टमेंट्स अपार्टमेंट्स तो नहीं, रूम्स सिर्फ इतने महंगे हैं, जैसे 3500 4000 RMB से ये स्टार्ट होते हैं उनके रेंट। तो सही, ये वो बीजिंग है। अफोर्ड करना जो है वो नामुमकिन है। हाँ जी। सही, बीजिंग में तो जाहिर बात है ये अपार्टमेंट महंगे होते हैं, लेकिन मैंने सुना है कि अगर आप थोड़े से दूर चले जाएं, बीजिंग के मज़ाफ़ात में आ जाएं कि यूनिवर्सिटी के 30 to 40 मिनट्स के डिस्टेंस पर, तो वहाँ हाँ आपको जी। 1500 to 1600 भी मिल जाते हैं अपार्ट। लेकिन उसमें फिर ये है कि हम जब बाहर रहते हैं तो उसके साथ हमें अगर कुकिंग एक्सपेंस और खाना पीना ये वो जो मैनेज करना पड़ता है, तो आपके पास सेविंग्स नहीं हो पाती। इसमें ये इशू बिल्कुल, होता है। बिल्कुल यूटिलिटीज़ ऐड हो जाती हैं जिसमें इलेक्ट्रिसिटी बिल और वाई-फाई वगैरह हाँ ये जी। चीज़ें ऐड हो जाएँगी। हाँ जी। सही, हाँ लेकिन जी। अगर एक बैचलर्स है और अकेले आना चाहता है, तो मतलब उसके लिए तो सीएससी काफ़ी है कि वो यूनिवर्सिटी रेजिडेंसी में रह रहा है, और इतना है कि आप हाँ तकरीबन जी। अगर खुद कुकिंग कर रहे हैं तो हाफ ऑफ द स्टाइपेंड तकरीबन आपको बच जाता है। और हाँ अगर जी। आप हाँ जी। कैंटीन वगैरह से कर रहे हैं तो तकरीबन आप 500 टू 1000 युआन्स मतलब आरएमबी आप सेव कर सकते हैं, हाँ यानी जी। कि हाँ जी। स्टूडेंट्स के लिए इनफ है। तो हाँ जी। आप ये बताइए कि जब एक न्यू स्टूडेंट आ रहा हो चाइना, तो उसको क्या-क्या चीज़ें अपने साथ लानी चाहिए? उसके लिए मैं ये सजेस्ट करूँगा कि सबसे पहले तो यहाँ पर थोड़ा-सा इश्यू ये होता है हमें मेडिकल का। जैसा कि हमारे पास वहाँ पर जो मेडिसिन सिस्टम है, जो मेडिकल है पढ़ा, वो टोटली डिफरेंट है यहाँ के मेडिसिन सिस्टम से। तो हमें यहाँ पर जो मेडिसिन अवेलेबल होती हैं, वो इतनी इफ़ेक्टिव नहीं होती, क्योंकि ये लो पोटेंसी यूज़ करते हैं। और दूसरा यहाँ पर कह लें कि जब मतलब कि स्टार्ट में कोई स्टूडेंट वगैरह आता है, तो उसके लिए ये मैं सजेस्ट करूँगा कि वो अपने साथ अ, अपनी जौन-सी डेली यूज़ की चीज़ें हैं, जैसा कि साबुन और ये वो चीज़ें, वो इतनी ज़्यादा लानी ज़रूरी नहीं है, क्योंकि वो उसके साथ एक लोड होगा, क्योंकि बाकी सब चीज़ें यहाँ पर अवेलेबल होती हैं। कुछ ख़ास चीज़ें जैसे मेडिसिन या अपने कपड़े वग़ैरह, क्योंकि वो आते साथ ही इतना एक्सपेंस नहीं कर सकेंगे, तो इस वजह से उनको ये चीज़ें लाना ज़रूरी है, बाकी वो यहाँ पर ईज़िली एडजस्ट हो सकते हैं। अच्छा, ताबिश बहुत अच्छी बात आपने बताई, मेडिसिन ज़ाहिर-सी बात है बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ वो ट्रेडिशनल मेडिसिन जो है अपनी वो यूज़ करते हैं। तो क्या लोगों को आते हाँ हुए जी। बर्तन और अपना बिस्तर वगैरह भी साथ लाना चाहिए? दरअसल बिस्तर यहाँ पर अगर आप यहाँ पे डॉर्मेट्री सिस्टम में आते हैं, तो वो आपको डॉर्मेट्री प्रोवाइड करती है। तो आपकी जैसा कि रेज़िडेंसी स्कूल की तरफ से होती है, तो उस चीज़ की ज़रूरत नहीं है। हाँ, जबकि बर्तन जो हैं बड़े, वो आपको नहीं प्रोवाइड किए जाते, तो लेकिन यहाँ पर थोड़ा-सा दिक्कत ये होती है कि आप बर्तन वग़ैरह जो है उसको उनका वज़न होता है, तो इतना ज़्यादा आप कैरी नहीं कर सकते बाय प्लेन, तो और मेरे आपको यहाँ पर आकर ही खरीदना पड़ते हैं। और मेरा ख्याल हमारे बर्तन इनके जो स्टोव्स वगैरह हैं उनके साथ कंपैटिबल भी नहीं होते, क्योंकि मोस्टली इलेक्ट्रिक हाँ जी। उन्होंने वो लगाए होते हैं स्टोव। तो हम हाँ यही जी। सुजेस्ट करते हैं, यानी कि बिस्तर भी वो प्रोवाइड करेंगे, बर्तन आप यहाँ आके अपने स्टाइपेंड पे खरीद लें। हाँ जी। हाँ जी। तो अच्छा, ये तो हो गए तकरीबन आने वाला। तो यहाँ रहने का आपने खाने-पीने का देखा कि तकरीबन 1000 टू 1200 टू 2000 अगर कैंटीन सिस्टम है। हाँ जी। तो ट्रैवल एक्सपेंस वगैरह क्या है? इसमें आपने क्या जो आपने खर्चा बताया था उसमें ट्रैवल एक्सपेंस भी डाले थे? ट्रैवल एक्सपेंस इतना ज़्यादा मतलब कि यहाँ पर नहीं है, जैसा कि अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम वगैरह यूज़ करते हैं तो वो चीप है। जैसे कि अगर आपने कहीं ट्रैवल करना है तो बस का जो है वो मैक्सिमम आपको 2 युआन पे करने पड़ते हैं, और अगर आप सबवे ट्रैवल करते हैं तो उसके लिए आप 5 युआन तक पे करते हैं। तो यहाँ पर वो ये अफ़ोर्डेबल है। यानी कि ये तो बेसिकली डिस्टेंस पे भी वो करता है, तो हम अगर कंपेयर करें तो बस सिस्टम जो है इनका थोड़ा चीप है। तकरीबन 2 से 4 हाँ युआन जी। तक डिपेंड करता है डिस्टेंस पर।
और इसी तरह जो सबवे है हाँ तकरीबन जी, 4 युआन से 8 युआन 10 युआन तक जाता है डिपेंडिंग अपॉन द डिस्टेंस। हाँ जी, तो हाँ जी, लेकिन ये कोई इतना एक्सपेंसिव नहीं है और मोस्टली आप इतना ज़्यादा सफ़र भी नहीं हाँ करते। जी। क्योंकि यहाँ हम यूनिवर्सिटी के अंदर हैं तो हमारा डेली रूटीन में जो है वो नहीं होता ट्रैवल। तो यहाँ पे क्या कहते हैं, आप बताएं आके सीनिक स्पॉट्स हैं कोई अच्छी जहाँ इंसान घूमे और क्या कहते हैं रिफ्रेशमेंट के लिए जाए? बीजिंग में काफ़ी सारे हाँ जी, स्पॉट्स हैं बीजिंग में ऐसे। काफ़ी 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 सारे सीनिक स्पॉट्स हैं, जैसा कि यहाँ पे ओलंपिक पार्क वगैरह है और बाकी डिफरेंट हाई बिल्डिंग्स वगैरह हैं और डिफरेंट रेस्टोरेंट्स हैं, पाकिस्तानी, टर्किश और डिफरेंट नेशनैलिटीज़ के रेस्टोरेंट्स हैं जिनको बंदा एंजॉय कर सकता है और यहाँ पर डिफरेंट सिनेमाज हैं, तो काफ़ी जो है वो इंजॉयबल सिटी है। यानी कि हम कह सकते हैं कि एक बहुत ही ज़बरदस्त सिटी है कि आपके पास रिफ्रेशमेंट के लिए भी हाँ जी, जगह है और क्या कहते हैं एजुकेशन के लिए भी प्रॉपर सेटअप मौजूद है और हाँ ट्रांसपोर्ट जी। भी इतनी अच्छी है कि आपको पर्सनल ट्रांसपोर्ट रखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। बहुत शुक्रिया ताबिश, आपने इतना सारी हमें चीज़ें बताई। अब हम थोड़ा सा टॉपिक चेंज करते हैं और दोबारा हम आते हैं अपने चाइना के ऊपर और यूरोप के ऊपर। मोस्टली लोग यूरोप को भी प्रेफर करते हैं और चाइना को मोस्टली कम प्रेफर करते हैं। तो क्या आप इस बारे में कहते हैं कि हमें चाइना को प्रेफर करना चाहिए या यूरोप को प्रेफर करना चाहिए? ये पर्सन टू पर्सन और उनकी चॉइस ऑफ इंटरेस्ट पे डिपेंड करता है, जैसा कि अगर आप ये चाहते हैं कि आपकी अच्छी प्रोफाइल डेवलप हो और आप रिसर्च फील्ड में अपना नाम बनाएं, जैसा कि पेपर पब्लिकेशंस हैं या पेटेंट्स हैं, तो इस सिनेरियो में आप अगर जाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको चाइना प्रेफर करना पड़ेगा, क्योंकि चाइना में रिसर्च प्रोग्रेस काफ़ी बेहतर है। जबकि अगर आप यूरोप की साइड पे जाते हैं तो वहाँ पर आपको क्वालिटी ऑफ वर्क की तरफ और ज़्यादातर इनोवेशन पे फोकस किया जाता है और आपको जो है पब्लिकेशन साइड पर जो है वो आपको फोर्स नहीं किया जाता, जिसकी वजह से वहाँ पर आप विदाउट पब्लिकेशन भी थीसिस वगैरह अपना पास कर सकते हैं और अपना डिग्री अटेन कर सकते हैं, जबकि चाइना में ये अब एक रिक्वायरमेंट है कि आप विदाउट पब्लिकेशन अपनी डिग्री नहीं ले सकते। तो थोड़ा-सा ये अच्छा, डिफरेंस है। एक चीज़ और मेरे ज़हन में चल रही है, वो ये कि रेज़िडेंसी और जो क्या कहते हैं पीआरशिप, क्या चाइना आपको पीआरशिप देता है? आप बेशक यहाँ चाइना जितने मर्ज़ी हमें साल रह जाएँ। यहाँ पर थोड़ा-सा पीआरशिप का ये इश्यू है कि आपको जैसा कि यहाँ पर इनका एक रूल है कि आपको कभी नेशनैलिटी ये जो चाइनीज़ नहीं है बाय बर्थ या बाय बॉर्न और वो उनके फादर और मदर चाइनीज़ नहीं है तो उनको पीआर जो है वो पीआरशिप तो एक सर्टेन लेवल पे जाकर ये देते हैं, लेकिन आपको नेशनैलिटी ये कभी भी नहीं देते। पीआरशिप ये उस केस में देते हैं कि आप एक चाइनीज़ फीमेल से आप शादी वगैरह करें, करें और उसके बाद आपका जो है एक सर्टेन लेवल से हाई सैलरी हो पर एनम, तो उसके बाद आपको एक ग्रीन कार्ड इशू किया जाता है। सही, यानी कि ये मोस्टली आसान काम नहीं है, जिस तरह के यूरोप वगैरह में हाँ अगर जी, आप 5 से 1 साल वहाँ गुज़ारते हैं तो पीआर के लिए अप्लाई करें तो वो मोस्टली मिल जाती है। लेकिन चाइना में इस तरह हाँ का जी, कोई सिनेरियो नहीं है। अच्छा, हाँ जी, ये हमारी थोड़ी-सी यूरोप और चाइना का कंपैरिज़न भी हो गया और ये आपका एक पॉइंट ऑफ व्यू था। मोस्टली हमारे व्यूअर्स इससे इख्तिलाफ भी कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है, सिर्फ़ एक पॉइंट ऑफ व्यू हाँ है। जी, हम ना हाँ जी, चाइना को बुरा कह रहे, ना हम यूरोप को बुरा कह रहे, ये एक पॉइंट ऑफ व्यू है, आप अपने हाँ जी, पॉइंट ऑफ व्यू से जा सकते हैं। अच्छा, आजकल एक और चीज़ छिड़ी हुई है कि डिग्री में कुछ नहीं रखा और स्किल्स ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कई कहते हैं डिग्री इम्पोर्टेंट है, स्किल्स इतने इम्पोर्टेंट नहीं। तो आप क्या कहते हैं, स्किल्स इम्पोर्टेंट है या डिग्री इम्पोर्टेंट है? कि देखें अगर मेरे ख्याल में दोनों चीज़ें इम्पोर्टेंट हैं। ड्यूरिंग द डिग्री अगर बंदा अपना स्किल्स डेवलप करे तो उससे ज़्यादा बेहतर कोई चीज़ नहीं है। जैसा कि अगर आप अपनी डिग्री भी कंटिन्यू कर रहे हैं और उसके साथ अपना स्किल्स भी प्रोग्रेस कर रहे हैं, तो उसके साथ-साथ आपको बेनिफिट ये होता है कि वो आपके स्किल्स जो हैं वो आपकी सीवी को बूस्ट करते हैं। और अगर आपके पास जस्ट स्किल्स हैं और आपके पास डिग्रीज़ नहीं हैं और आपको अगर एक अपॉर्च्युनिटी अवेल करनी है, जैसे कि जहाँ कहीं पर हम अप्लाई करते हैं और वहाँ पर मास्टर्स या बैचलर्स की डिमांड है,
और आप कहते हैं वहाँ पे कि मेरे पास इस सब का एक्सपीरियंस है, स्किल्स हैं बड़े, लेकिन वो आपको प्रेफ़र नहीं करेंगे क्योंकि आपके पास डिग्री नहीं है। यानी कि स्किल के साथ-साथ हमारे पास डिग्री या सर्टिफ़िकेट होना भी बहुत ज़रूरी है। क्या हाँ जी। डिग्री आपको अच्छा रोज़गार कमा कर दे सकती है? अगर आपके पास स्किल्स नहीं है तो डेफ़िनेटली नहीं दे सकती, क्योंकि दोनों चीज़ें जो हैं पड़ी वो एक के साथ जुड़ी हैं। तो खाली डिग्री होना भी काफ़ी नहीं है और खाली स्किल्स होना भी काफ़ी नहीं है। सही। अच्छा ताबिश, एक सवाल ये है कि आप स्कूल से लेकर अब आप माशाल्लाह पीएचडी लेवल तक पहुँच गए हैं। तो ये आपका स्कॉलरशिप जो आपने माशा फर्स्ट एक्वायर किया मास्टर के लिए, इसका सफ़र आपका कैसा था? मुश्किल था, आसान था? आपने क्या-क्या देखा इसके दौरान? इस दौरान जैसे कह लें कि काफ़ी सारी जो हैं अप्स एंड डाउन्स थे और काफ़ी सारी चीज़ें देखी, जैसा कि बैचलर टाइम्स में भी हमने काफ़ी मतलब कि स्ट्रगल की और अभी यहाँ पर इसको अवेल करने के बाद भी हमने काफ़ी स्ट्रगल की, जैसे कि एक प्रॉपर ही एनवायरनमेंट चेंज था, हम पूरे 3 साल तक हम जो है वो घर से बाहर थे, इस चीज़ को भी हमने बेयर किया, फिर उसके बाद कोविड टाइम भी हमने फेस किया। और हमने जैसे कह लें 8 से 9 महीने हम प्रॉपर एक कमरे में, एक बिल्डिंग में बंद थे, हम बिल्डिंग से भी बाहर नहीं जा सकते थे। ये चीज़ें भी हमने फेस की। तो लेकिन सब चीज़ें ये ज़िंदगी का हिस्सा हैं और इंसान सब चीज़ों से सीखता है। अच्छा ताबिश, अच्छा ये बताएँ, जब आप बैचलर्स में थे, तो आपको तो पता भी नहीं था कि हमने क्या करना है। बेसिकली किसी स्टूडेंट को इतना ख़ास नहीं होता। तो आप क्या कहते हैं, ये चीज़ ठीक है कि बैचलर्स में स्टूडेंट को नहीं पता होना चाहिए कि उसने क्या करना है? नहीं, ये चीज़ ठीक नहीं है क्योंकि यहाँ पर बैचलर्स में एक हमें एक सुपरफिशियल नॉलेज तो प्रोवाइड कर दिया जाता है, लेकिन हमारे पास क्योंकि वहाँ पर थोड़ा-सा ये है कि हमारे पास मशीनरीज़ और इक्विपमेंट्स और फैसिलिटीज़ इतनी ज़्यादा अवेलेबल नहीं हैं, जिसकी वजह से स्टूडेंट्स डिफरेंशिएट नहीं कर पाते कि उनको किस फ़ील्ड की तरफ जाना चाहिए और क्या फ़ील्ड चूज़ करनी चाहिए। और स्पेशली फिर वहाँ पर रिसर्च एनवायरनमेंट इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो उनको लिटरेचर रिव्यू इतना नहीं करवाया जाता, जिसकी वजह से वो इतना चूज़ी नहीं हो सकते। राइट, यानी कि आप कहना चाहते हैं करियर काउंसिल बहुत ज़रूरी है और इसका हाँ, स्पेशल हाँ डिपार्टमेंट जी, होना चाहिए आपके डिपार्टमेंट्स हाँ में भी और जी, आपकी यूनिवर्सिटी में भी। अच्छा, आपको क्या हाँ जी। लगता है कि जब हम स्कॉलरशिप पर यहाँ आते हैं और हम इस पर मेहनत करते हैं, तो क्या ये पे ऑफ भी करती है हमारी मेहनत जो हम स्टडी में करते हैं? समहाउ ये करते हैं क्योंकि जैसा कि आपका स्टाइपेंड के अलावा अगर आप कोई अचीवमेंट अटेन करते हैं, तो आपको आपके प्रोफ़ेसर्स की तरफ से या आपके इंस्टीट्यूट की तरफ से आपको पे किया जाता है, जो आपकी अचीवमेंट या रिवार्ड होता है। तो ये समहाउ हम कह सकते हैं कि ये हमें पे करते हैं। मतलब किस-किस तरह से पे ऑफ होता है? पब्लिकेशन के ऊपर चले हो गया। इसके अलावा क्या किस-किस हाँ ज़रिए जी, से आपको ये आपकी एफर्ट पे ऑफ करती है? जैसे कह लें कि अगर हमने मास्टर्स में पब्लिकेशंस की है तो उसके अंदर हमें बेनिफिट ये होता है कि हम अपनी पीएचडी सिक्योर कर सकते हैं और उसके अलावा आपको जो है वो सुपरवाइज़र जो हैं बड़े वो आपको पे करते हैं। उसके अलावा आपका जो है बड़ा वो एक सर्टेन कह लें कि एक रिस्पेक्ट होती है विद इन द एनवायरनमेंट, क्योंकि आप जो है वो हार्ड वर्किंग होते हैं, फिर आपको जो है वो अच्छे तरीके से डील भी किया जाता है और आपको हर चीज़ प्रोवाइड भी की जाती है। अच्छा ताबिश, मेरी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक थोड़ा-सा जो हमने एक-दूसरे से सुना हुआ है और थोड़ा-सा फेस किया हुआ है, जब आप अच्छी मेहनत करते हैं तो इनके मतलब जो आप सीएससी का स्कॉलरशिप ले रहे हैं, इसके अलावा भी ये स्कॉलरशिप कोई ऑफ़र करते हैं, कोई 30,000 युआन इस तरह कुछ करके, क्या ऐसा भी होता है? हाँ तो जी, ये ऐसा होता है। ये दरअसल कोविड टाइम से पहले तक तो ये था यहाँ पर, लेकिन जैसा कि अब यहाँ पे स्टूडेंट नहीं है, तो वो उस चीज़ को इस तरह से इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे, क्योंकि वो कहते हैं कि अभी हमारे पास स्टूडेंट्स नहीं है, तो हम कॉम्पिटिशन जो है वो फुल नहीं करवा सकते, जिसकी वजह से इन्होंने फिलहाल पोस्टपोन किया हुआ है। लेकिन 2019 अप टू 2019 इन्होंने यहाँ पर एक चाइनीज़ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट्स ऑल ओवर द चाइना यहाँ पर एक इंट्रोड्यूस करवाया हुआ था, जिसके अंदर हर यूनिवर्सिटी से ये हर साल 2 स्टूडेंट्स पिक करते थे। तो ये उस सूरत में भी जो है और उन सिलेक्टेड स्टूडेंट्स को सर्टिफिकेट के अलावा ये 30,000 आरएमबी पे करते हैं।
सही, यानी कि एक सर्टिफिकेट भी देंगे और साथ साथ वो अमाउंट भी पे करेंगे, जो कि तकरीबन पाकिस्तानी हाँ 10 एक जी, लाख रुपए बनती है। अच्छा, इसके हाँ अलावा कोई जी। और, जिस तरह के हमने सुना है कि कोई टॉप स्टूडेंट्स भी सिलेक्ट करते हैं, या और तरीके से अगर आपकी रिसर्च अच्छी जा रही है तो साइंस एंड इनोवेशन के हाँ लिहाज जी। से कोई अवार्ड्स हैं इनके? हाँ जी, वो आपको एक सर्टिफ़िकेशन ऑनररी अवार्ड सर्टिफ़िकेशंस और टॉप स्टूडेंट सर्टिफ़िकेशंस और इस तरह की डिफरेंट सर्टिफ़िकेशंस सर्टिफ़िकेट्स टाइप्स जो हैं वो आपको देते हैं ताकि आप जो है आपकी जो प्रोग्रेस है पड़ी वो आप डिस्प्ले कर सकें अपनी सीवी में भी और अपनी प्रेज़ेंटेशंस वगैरह के अंदर ताकि आप अपने आप को दिखा सकें कि आप जो है वो एक हाई लेवल्स जो है हार्ड वर्किंग स्टूडेंट रहे हैं अपने ड्यूरिंग द स्टडी। अच्छा ताबिश, मुझे ये बताएं कि मास्टर्स डिग्री के बाद लोग अक्सर कंफ्यूज होते हैं कि उन्हें जॉब करनी चाहिए या आगे पीएचडी परस्यू करनी चाहिए। तो आप क्या रिकमेंड करते हैं कि लोग जॉब करें या पीएचडी करें? ये डिपेंड करता है लोगों के इंटरेस्ट पे जैसा कि अगर फर्ज करें कुछ लोग हैं वो स्ट्रगल ज़्यादा करते हैं और उनको इतना ज़्यादा जो है वो अपना रिसर्च फील्ड में इंटरेस्ट नहीं मिलता जैसा कि वो अचीव कुछ करना चाहते हैं लेकिन वो कर नहीं पाते क्योंकि वो उनका माइंडसेट उस फील्ड में नहीं बन पा रहा होता। तो अगर वो उस चीज़ को कंटिन्यू करेंगे तो वो उनके लिए मज़ीद परेशानी का सबब बनेगा। लिहाज़ा उनको मैं ये सजेस्ट करूँगा कि अगर वो उस तरफ नहीं चल सके तो उनको जो है वो अपना जॉब की तरफ आना चाहिए। सही, यानी कि डिपेंड करता है कि अगर उन्हें वो स्टडी बहुत मेहनत करनी पड़ रही है और वो उनको इतना पे ऑफ नहीं कर रही, तो वो इतनी मेहनत अपनी किसी हाँ जॉब जी, में कर लें तो ज़्यादा अच्छा जॉब वो पे अपने कर आप रहे को हैं। कैरियर बना हाँ सकेंगे। जी, क्योंकि वहाँ पर वो एक्सपीरियंस अटेन कर लेंगे उतने ही ड्यूरेशन में और वो प्रोग्रेस कर सकते हैं। हम आगे चलें तो मैं थोड़ा सा जो है आगे कैरियर काउंसलिंग की तरफ आना चाह रहा हूँ स्टूडेंट्स की। तो आप मुझे थोड़ा सा बताएं कि जब स्टूडेंट्स अप्लाई कर रहे होते हैं डिफरेंट स्कॉलरशिप्स के लिए, तो ये रिसर्च प्रपोजल क्या अहमियत का हामिल है, मतलब रिसर्च प्रपोजल कितना ज़रूरी है? रिसर्च प्रपोजल काफ़ी अहमियत का हामिल है। इसके अंदर जैसा कि हम अपना एक तो स्टडी बैकग्राउंड बताते हैं, उसके अलावा हम अपना प्रपोजल उसमें डिस्कस करते हैं कि हमने जो जौन-सा काम किया है वो फर्दर हम कैसे कैरी कर सकते हैं और हमारे पास क्या रिसर्च नोवेल आइडियाज़ हैं जो हमारा किसी प्रोफेसर्स की रिसर्च ड्यूरिंग देयर टाइम लाइक जैसा कि उस टाइम पे जो प्रोफेसर काम कर रहे होते हैं उन रिसर्च पे, वो उनके साथ कैसे मैच करती है और हमारी क्या उसमें जो है वो पार्टिसिपेशन है, वो उनको हम दे प्रोवाइड करते हैं ताकि वो हमें उस बेस पे सिलेक्ट कर सकें। अगर हमारा रिसर्च प्रपोज़ल और उनका उनका रिसर्च इंटरेस्ट आपस में मैच नहीं होगा तो वो हमें सिलेक्ट नहीं करेंगे। तो इस चीज़ को मैं ये समझता हूँ कि काफ़ी जो है मेहनत से और फ़ोकस होकर हमें इस चीज़ के ऊपर काम करना चाहिए। यानी कि हमें कॉपी पेस्ट प्रपोजल नहीं करने चाहिए, जो कि मोस्टली पाकिस्तानी स्टूडेंट हाँ जी, बैचलर्स लेवल पर कर रहे होते हैं। उन्हें स्पेसिफिकली हाँ जी, प्रोफेसर्स की प्रोफाइल करना चाहिए, उनका रिसर्च रिसर्च इंटरेस्ट हाँ जी, देखना चाहिए, और रिसर्च इंटरेस्ट देखने के बाद हाँ जी, उसके रिसर्च इंटरेस्ट के मुताबिक कोई पेपर्स वगैरह पढ़ें, लिटरेचर पढ़ें और फिर उससे कोई एक अपना हाँ जी, आइडिया बताएं, तो फिर चांसेस हैं हाँ कि जी। वो सिलेक्ट हो जाएंगे। चाइना में कहीं ये जो इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी है, क्या हमें इसके लिए कोई टेस्ट देना पड़ेगा, जिस तरह के आइल्स टोफल वगैरह, या किस तरह से इसको हम परसू कर सकते हैं? चाइना में थोड़ा-सा ये सिस्टम है कि कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं वो डिमांड कर रही हैं अब उसके अंदर थोड़ी जो कह लें हायर रैंक यूनिवर्सिटीज़ हैं बड़ी चाइना विद इन चाइना और वर्ल्ड वाइड जिन जो हायर रैंकिंग यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके लिए तो हमारे पास ये रिक्वायरमेंट है आइल्स लेकिन उसके लिए इतना कोई ज़्यादा आइल्स बैंड्स रिक्वायर नहीं करते वो 6 यहाँ पे जो है वो चल जाता है। लेकिन कह लें बाकी यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट्स जैसा कि अगर आपने अपनी प्रीवियस यूनिवर्सिटी से हासिल किया है तो वो भी उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। यानी कि अगर वो प्रीवियसली उन्होंने इंग्लिश में स्टडी की है, तो वो अगर अपनी प्रीवियस इंस्टीट्यूट से हाँ वो जी, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट ले लें तो वो सफिशिएंट होगा उनके लिए। हाँ जी। अच्छा, अब डॉक्यूमेंट्स अगर वो प्रिपेयर कर रहे हैं तो एचईसी की अटेस्टेशन की क्या इंपॉर्टेंस है? क्या इन्हें एचईसी से अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह को अटेस्ट करवा लेने चाहिए पहले से? जैसा कि अगर आप अप्लाई कर रहे हैं लेकिन कोविड टाइम के ऊपर तो
थोड़ा-सा ये है कि हमें डॉक्यूमेंट्स जो है वो सबमिट नहीं करवाने पड़ते एम्बेसी में। लेकिन पहले ऐसा हुआ करता था कि जैसे अगर हम अप्लाई कर रहे हैं तो उसके लिए तो हमें रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन हमें वीज़ा प्रोसेसिंग के लिए जो एचईसी और मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स से हमें अटेस्टेशन लाज़मी होती है, तो वो हमें लाज़मी करवानी चाहिए। सही, यानी कि हमने जब भी बाहर की तरफ स्टडी करना है तो हमने अपनी इंटर और मैट्रिक की डिग्री को आईबीसीसी और हायर डिग्रीज को एचईसी से अटेस्ट करवा के एडिशनल हाँ जी, चीज़ हमने करनी है कि हमने मूफा से भी इसको अटेस्ट करवाना है अटेस्ट और करवाना है। हाँ जी। फिर हमने इसको एम्बेसी में जमा करवाना है। तो एम्बेसी में आप खुद जमा करवाने गए थे या किसी एजेंसी से आपने हेल्प ली थी? जैसा कि चाइना के लिए यहाँ पे जेडी ऑफिस है, इनका इस्लामाबाद में भी है और लाहौर में भी है, तो वहाँ पर हम गए थे जेडी ऑफिस में और वहाँ पर हमने अपनी एप्लीकेशन पुट की थी और फिर हमें उन्होंने 5 से 6 दिन के बाद हमें वीज़ा उन्होंने दे दिया था, पासपोर्ट। यानी कि 1 वीक का प्रोसेसिंग टाइम है आपके वीज़ा का। वीज़ा वगैरह हो गया आपका सब कुछ, मतलब जब हो गया तो जब आप पहली दफ़ा चाइना एयरपोर्ट आए तो यूनिवर्सिटी पहुंचने में आपको डिफ़िकल्टी तो नहीं, मतलब आप कैसे यूनिवर्सिटी पहुंचे? तो यहाँ पर थोड़ा-सा ये सिस्टम था कि जब हम चाइना में लैंड हुए तो हमारे पास फ़ोन कार्ड वगैरह नहीं था, जिसकी वज़ह से हमारे पास इंटरनेट सर्विस और कम्युनिकेशन गैप था और हमारे पास लेकिन हमें ये थोड़ी-सी फैसिलिटेशन थी कि हम यहाँ पर जैसे कह लें कि पाकिस्तानी कम्युनिटी या कुछ लोग इस तरह से थे जिन्होंने हमारी हेल्प की वहाँ पे और हमें पहले से यहाँ पर आए हुए थे, ऑलरेडी चाइना में होकर गए थे, तो उनके थ्रू हमने हेल्प ली और हमसे जो है वो कॉल करवाई यूनिवर्सिटी में और फिर यूनिवर्सिटी की तरफ से हमें अ एक कुछ लोगों ने आके रिसीव किया था। तो अगर कोई बंदा चाइना आना चाह रहा है तो आप क्या एडवाइस करेंगे तो कि वो अपनी मोबाइल वगैरह में कौन-कौन सी ऐप्स वगैरह कर कर आए? जैसा कि मैं ये कहूँगा कि यहाँ पर जो है व्हाट्सएप वगैरह तो हम यूज़ नहीं कर सकते। उसके लिए आपको वीचैट वगैरह इंस्टॉल करना पड़ेगा और अगर आप क्योंकि यहाँ पे वीपीएन सर्विस भी इतनी ज़्यादा कोई हेल्पफुल नहीं होती, जो हम बाहर कंट्रीज़ में अप्लाई कर रहे होते हैं क्योंकि यहाँ पे फायरवॉल बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो यहाँ पर हमें पेड वीपीएन्स जो है वो यूज़ करने पड़ते हैं। तो यहाँ पर मोस्टली ये है कि आपके पास वीचैट इंस्टॉल हो ताकि आप कॉन्टैक्ट कर सकें लोगों से। और लैंग्वेज के लिहाज से आप क्या कहेंगे, जिस तरह के इंग्लिश लैंग्वेज सारे लोग तो नहीं बोल पाते? अ, तो लैंग्वेज के लिए हम मोस्टली यहाँ पे गूगल ट्रांसलेटर या बिंग ट्रांसलेटर यूज़ करते हैं, माइक्रोसॉफ्ट ट्रांसलेटर। तो यहाँ पर हमें जो है वो उसका सहारा लेना पड़ता है नॉर्मल कन्वर्सेशन के लिए चाइनीज़ लोगों से। तो ये आप आज आपके साथ हमने काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस कर ली और मुझे लगता है हमारे व्यूवर्स को भी जो है ना काफ़ी सारी चीज़ें आपसे जो है मिली होंगी इन्फॉर्मेटिव, जो कि उनको नए जो आना चाह रहे हैं उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगी। तो आप नए आने वाले स्टूडेंट्स को क्या एडवाइस करेंगे? मैं ये कहूँगा कि चाइना एक काफ़ी साउंड एनवायरनमेंट है चाइना में रिसर्च का और जो लोग रिसर्च की तरफ अपना रुझान रखते हैं, जो लोग अपना परस्यू करना चाहते हैं बैचलर से मास्टर और मास्टर से पीएचडी और अपना एकेडमिक की तरफ आना चाहते हैं, वो चाइना को प्रेफ़र करें। यहाँ पर क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है बड़ी और सबसे बड़ी बात ये है कि आपको जो है यहाँ पर काम करने की परेशानी नहीं होती, आप अपना फुल फ़ोकस जो है वो रिसर्च की तरफ कर सकते हैं। तो अच्छा यहाँ ताबिश, पर आप कंसीडर कर सकते हैं अपना मास्टर्स या पीएचडी। बहुत अच्छी बात आपने बताई कि हमारे पास रिसर्च फैसिलिटीज़ बहुत अच्छी हैं। अगर कोई पढ़ने के लिए नीयत से आना चाह रहा है, तो वो बहुत अच्छे तरीके से यहाँ अपनी हाँ जी। स्टडीज़ को परस्यू कर सकता है। अच्छा ताबिश, एक छोटी-सी आपसे हम रिक्वेस्ट करेंगे, अगर पॉसिबल है, क्या आप हमें थोड़ा-सा इर्द-गिर्द का एनवायरनमेंट दिखा सकते हैं, अपना रूम वगैरह या क्या कहते हैं बाहर यूनिवर्सिटी किस तरह की नज़र आती है आपको? मैं यहाँ से विंडो से आपको दिखा सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पर इस टाइम पे नाइट व्यू है, थोड़ा-सा टाइम डिफरेंस है तो मुझे इसको ओपन करना पड़ेगा। ये आप इस वक़्त रूम में ही बैठे मुझे लगता है ना? हाँ, ये मैं रूम में हूँ। क्या इस वक़्त आप अपनी डॉर्मेट्री से बाहर भी जा सकते हैं? अलाउ है आपको? हाँ जी। हाँ जी, डॉर्मेट्री से बाहर जाना अलाउ है, हम कैंटीन तक जा सकते हैं और और बाकी हम अपने कॉलेजेस और लैब की तरफ भी जा सकते हैं। तो
यूनिवर्सिटी के अंदर आना और जाना और घूमना अलाउ है, जबकि यूनिवर्सिटी से बाहर जाना अलाउ नहीं है। तो ताबिश आप हमसे ये वीडियो शेयर कर देंगे जब आप उसकी कल बनाएंगे दिन में या अभी अगर आपको टाइम मिले, तो ताकि हम व्यूवर्स को दिखा सकें कि जिस यूनिवर्सिटी में आप पढ़ रहे हैं वो किस तरह की है। अगर पॉसिबल हो तो अपना जो डिपार्टमेंट है, जिस हाँ जी, डिपार्टमेंट में आप हैं, उसके भी बाहर और थोड़ा बहुत अंदर का व्यू दिखा दीजिएगा, ताकि व्यूवर्स को पता लगे कितनी डेवलप ये हाँ जी, यूनिवर्सिटी है और लाइब्रेरी वगैरह यहाँ हाँ की जी, कैसी नज़र आती है, ताकि हमारे व्यूवर्स को एक हाँ जी, आइडिया हो कि वो एक क्वालिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूट में जो है पढ़ने जा रहे हैं। आपका हम सबसे पहले थैंक यू आपका कहेंगे कि आपने इतना सारा टाइम हमारे लिए निकाला, हमारे व्यूवर्स के साथ इतनी सारी इंफॉर्मेशन शेयर की, और जो मैं उम्मीद करता हूँ कि उनके फ्यूचर में उनके लिए काफ़ी बेहतर साबित होगी जब वो चाइना आना चाहते हैं। तो मैं यहाँ इसके साथ आपके साथ थैंक यू, इजाज़त इट्स माय चाहूँगा। प्लेजर। इंशाल्लाह जी, हम आपस में तो कांटेक्ट में हैं और रहेंगे, और आपके जी, लिए इंशाल्लाह। सेफ रहने की हम दुआ करते हैं, कोरोना जल्दी से एंड हो आमीन, और मोस्टली स्टूडेंट्स को जल्दी से आने का मौका मिले। तो अगली आमीन, मुलाकात इंशाल्लाह, के आमीन। लिए अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।